अभी हम लोग देख रहे थे बीजेटी ट्रांजिस्टर, दो तरह का, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल्स, जो पी टाइप से निकला हुआ सिरा होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर से निकले हुए सिरे को इमीटर कहते हैं, जिसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और बीच वाले सेमीकंडक्टर एन से निकले हुए सिरे को बेस कहते हैं, इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आप नेक्स्ट पी वाले से निकले हुए सिरे को सी कहते हैं, कलेक्टर कहते हैं। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में या एनपीएन ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल्स, इमीटर, बेस और कलेक्टर। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए पीएनपी या एनपीएन, पीएनपी या एनपीएन को हमेशा याद रखने के लिए इस क्रम में रखना चाहिए। पहले पीएनपी बोलेंगे, उसके बाद इमीटर, बेस, कलेक्टर। पीएनपी, इमीटर, बेस, कलेक्टर, इसी क्रम में हमें देखना है, तो ये याद रह जाएगा। एनपीएन, एनपीएन में भी एनपीएन का जो क्रम है वही क्रम क्या होगा, इमीटर, बेस, कलेक्टर का क्रम होगा। ठीक है, तो चाहे पीएनपी ट्रांजिस्टर हो या एनपीएन ट्रांजिस्टर हो, दोनों में इमीटर, बेस, कलेक्टर, इमीटर, बेस, कलेक्टर होता है। ठीक है, अब देखिए पीएनपी ट्रांजिस्टर में हमें याद रखना है, पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो क्या क्रम होगा, इमीटर, बेस, कलेक्टर। तो एक पीएनपी और दूसरा इमीटर, बेस, कलेक्टर। तो P का मतलब पॉजिटिव, N का मतलब नेगेटिव, फिर P का मतलब पॉजिटिव। तो हमें सिर्फ इमीटर और बेस के बीच देखना है कि इमीटर और बेस में पॉजिटिव कौन है, पॉजिटिव कौन है। तो अगर ट्रांजिस्टर पीएनपी है तो P के नीचे इमीटर है, N के नीचे बेस है, तो पीएनपी है तो इमीटर पॉजिटिव होगा और बेस नेगेटिव होगा। अगर ट्रांजिस्टर एनपीएन है तो एनपीएन का जो क्रम है वही क्रम, उसी क्रम के लिए हमें इमीटर, बेस, कलेक्टर देखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इमीटर नेगेटिव होगा और बेस पॉजिटिव होगा, फिर कलेक्टर नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर जो एरो का चिन्ह दिया जाता है, इमीटर और बेस के बीच में जो एरो का जो चिन्ह है, ये चिन्ह हम कैसे याद रखें। तो याद रखना है कि इमीटर और बेस में जो पॉजिटिव है, अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो पीएनपी, इमीटर, बेस, कलेक्टर, तो इमीटर पॉजिटिव होगा और बेस नेगेटिव होगा। तो तीर एरो का जो चिन्ह है यह बेस की तरफ होता है। इसका मतलब इसे याद रखना है कि इमीटर कह रहा है आई एम पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू बेस, इसलिए तीर का चिन्ह बेस की ओर है। दूसरी तरफ एनपीएन में तीर का चिन्ह देखिए, एनपीएन में क्या, एनपीएन, इमीटर, बेस, कलेक्टर। तो इमीटर यहाँ नेगेटिव है और बेस पॉजिटिव है, तो तीर का चिन्ह बेस से इमीटर की तरफ होगा, क्योंकि हमेशा ये टर्म याद रखना है, जो पॉजिटिव होगा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर तीर का चिन्ह होता है, एरो का चिन्ह होता है। तो यहाँ पर क्या, ये क्या कह रहा है, बेस कह रहा है आई एम पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू इमीटर, इसलिए तीर का चिन्ह इमीटर की तरफ होगा एनपीएन में। और पीएनपी में इमीटर पॉजिटिव है तो तीर का चिन्ह बेस की तरफ होगा। एनपीएन में क्योंकि पॉजिटिव बेस है तो तीर का चिन्ह इमीटर की तरफ होगा। ठीक है, तो ये याद रखने का एक तरीका हो सकता है। आगे देखते हैं, ट्रांजिस्टर के वाइसिंग में ट्रांजिस्टर का जो टर्मिनल है उसका इंटरकनेक्शन क्या हो सकता है। तो अगर हम पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करें तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है हम कह सकते पीएनपी, इमीटर, बेस, कलेक्टर। तो एक्चुअल में
पॉजिटिव, निगेटिव और ये पॉजिटिव है, लेकिन इसको कनेक्ट करने के लिए, इसको सर्किट में जोड़ने के लिए हमें इस क्रम में याद रखना है। इमीटर बेस कलेक्टर, इमीटर बेस कलेक्टर किस क्रम में है? पीएनपी के क्रम में होगा या एनपीएन के क्रम में होगा। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं पीएनपी, पीएनपी के लिए इमीटर बेस जो कलेक्टर है वह क्या हो सकता है? पॉजिटिव, निगेटिव, मोर निगेटिव, ऐसा याद रखना है। पॉजिटिव, निगेटिव के बाद मोर निगेटिव। पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या हो जाएगा? इमीटर पॉजिटिव, बेस निगेटिव और कलेक्टर मोर निगेटिव से जुटेगा। ये कनेक्ट करने का तरीका है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर में, एनपीएन है तो इमीटर बेस कलेक्टर, इमीटर बेस कलेक्टर है ये कि इसका क्रम क्या हो जाएगा? निगेटिव, पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर को सर्किट में कनेक्ट करने के लिए हमें ये याद रखना पड़ेगा, इमीटर बेस कलेक्टर का जो क्रम होगा निगेटिव, पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव और पीएनपी में जो क्रम होगा पॉजिटिव, निगेटिव, मोर निगेटिव। ठीक है, ये जोड़ने का क्रम होगा। इसी के आधार पर मैंने यहाँ पर आपका नीचे एक सर्किट दिखाया गया है जिसमें पीएनपी ट्रांजिस्टर को बेस कॉमन बेस के लिए मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया है। बेस कॉमन है तो ये सिरा इमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। तो पीएनपी है तो इमीटर बेस कलेक्टर, इमीटर क्या है? पॉजिटिव, निगेटिव, मोर निगेटिव। तो इमीटर को पॉजिटिव से जोड़ना है जो कि यहाँ पर देख रहे हैं पॉजिटिव जुटा हुआ है, बेस को निगेटिव से, इस वाले से निगेटिव जुटा हुआ है और कलेक्टर को मोर निगेटिव से, जो कलेक्टर यहाँ दूसरे सोर्स मोर निगेटिव से जुटा हुआ है। यही क्रम याद रखना है। पीएनपी में पॉजिटिव, निगेटिव, मोर निगेटिव, इमीटर पॉजिटिव के साथ और बेस निगेटिव के साथ और कलेक्टर मोर निगेटिव के साथ जुटा हुआ है। ये क्रम है। ठीक है, ठीक उसी तरह से एनपीएन में क्या देखेंगे? एनपीएन में ये टर्मिनल इमीटर है, बेस है और ये कलेक्टर है। एनपीएन में इमीटर कहाँ जुटेगा? निगेटिव के साथ जुटेगा, जो कि ये निगेटिव के साथ, निगेटिव बेस पॉजिटिव से, तो ये बेस पॉजिटिव से और कलेक्टर मोर पॉजिटिव से, तो कलेक्टर यहाँ मोर पॉजिटिव से जुटा हुआ है। जोड़ना है इस तरह से। ठीक है, तो ये क्रम है जोड़ने का। तो हमेशा पीएनपी हो या एनपीएन ट्रांजिस्टर हो, पीएनपी का जो सर्किट में जोड़ने का क्रम है इमीटर बेस कलेक्टर, पॉजिटिव, निगेटिव, मोर निगेटिव, एनपीएन में निगेटिव, पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव, जो कि इस दोनों डायग्राम में आपको दिखाया गया है। आगे देखते हैं। अब देखिए पीएनपी ट्रांजिस्टर में इस सर्किट से पता चलता है कि करंट इमीटर और बेस के बीच जो सोर्स वोल्टेज जुटा हुआ है, इमीटर और इस बेस के बीच जो इनपुट वोल्टेज है VEB है, इमीटर को पॉजिटिव से, बेस को निगेटिव से, और कलेक्टर और बेस के बीच जो जुटा हुआ है उसको VCB कहेंगे वोल्टेज। कलेक्टर और बेस के बीच का वोल्टेज VCB और इमीटर और बेस के वोल्टेज को VEB कहेंगे। अब इस सर्किट से पता चलता है देखने से कि इस सोर्स से करंट इमीटर होता हुआ क्या होगा? बेस से होता हुआ पुनः इसमें वापस आ जाएगा। दूसरा, इमीटर से जो और करंट है वो करंट आगे कलेक्टर होता हुआ इस सोर्स में जाएगा, प्लस इसके पॉजिटिव सिरे से ये पाथ ऐसे पूरा करेगा सर्किट। फिर एनपीएन में देखिए क्या है, ये पॉजिटिव सिरे से करंट चलेगा जो बेस होते हुए कलेक्टर होते हुए वापस चलाएगा सोर्स में,
पुनः दूसरा पाथ इस सोर्स से कलेक्टर होता हुआ, ठीक है, कलेक्टर होता हुआ सीधा इमीटर में चला जाएगा, ठीक है। और जो इस टर्मिनल से जो बेस में जो करंट जा रहा है इसका कुछ भाग आकर के इस सीबी वाले सोर्स में जाएगा। तो ये करंट जाने का पाथ जो फिगर में दिखाया गया है दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं कि इमीटर में जो करंट प्रवाहित हो रही है आई, वो करंट बेस होकर वापस लौटती है और करंट कलेक्टर से होता हुआ इस सोर्स में जाती है। तो इमीटर में चलने वाली करंट बेस करंट और कलेक्टर करंट के योग के बराबर दिखाई पड़ रहा है, इसलिए आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। इमीटर करंट हमेशा बेस करंट और कलेक्टर करंट के योग के बराबर होता है। इमीटर में जो करंट चलती है, ठीक है, उस करंट का लगभग 2% करंट ही बेस में करंट प्रवाहित होती है और 98% करंट कलेक्टर से होकर जाती है। फिर एनपीएन ट्रांजिस्टर में देखिए, इमीटर में जो जाने वाली करंट है, इस करंट में बेस करंट जाके मिलती है और कलेक्टर करंट भी जाकर के इस होकर के बेस इमीटर में जाती है। तो यहाँ पर भी इमीटर में जाने वाली करंट है वह बेस करंट और कलेक्टर करंट के योग के बराबर होगा। ठीक उसी तरह से इमीटर में जो भी करंट जाएगी उसका मात्र 2% करंट बेस से होकर जाएगी और कलेक्टर करंट 98% कलेक्टर करंट होती है, ठीक है। अब करंट की जो दिशा है, अब देखिए यहाँ पर आ गया पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो ऊपर से कनेक्ट किए हुए थे, इमीटर को पॉजिटिव से जोड़ना है, बेस को इमीटर को पॉजिटिव से, इस बेस को नेगेटिव से और कलेक्टर को मोड नेगेटिव से, ठीक है, इस तरह से कनेक्ट करना है। अब इस सर्किट में जो करंट का जो डायरेक्शन है, इस सोर्स वाले इनपुट जो वोल्टेज है, इनपुट के पॉजिटिव से जो करंट प्रवाहित हो रही है, ये करंट का कुछ भाग बेस होकर के वापस लौटती है, कुछ भाग जा कर के कलेक्टर होकर के इस आउटपुट में चली जाती है। तो हमेशा इसके पहले याद रखना है कि जो इस सर्किट में करंट का डायरेक्शन है वो कॉन्वेंशनल करंट है। तो कॉन्वेंशनल करंट हमेशा एरो के चिन्ह के अनुसार ही प्रवाहित की दिशा में होता है। कॉन्वेंशनल करंट हमेशा एरो की दिशा में तथा इलेक्ट्रॉनिक्स करंट या इलेक्ट्रॉन्स का बहाव कॉन्वेंशनल करंट के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। तो इस सर्किट में देखते हैं कॉन्वेंशनल करंट का क्या है। ये देखिए, इस सोर्स से बेस होता हुआ इमीटर में चला गया, दूसरा इस कलेक्टर से होता हुआ इस तरह से इसमें चला गया और इसका कुछ भाग बेस में गया और कुछ भाग इधर वापस चला गया। तो ये जो करंट का डायरेक्शन है यह कॉन्वेंशनल करंट एरो के अनुसार से है और इसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन्स की प्रवाह होती है। हमेशा याद रखना है कि इमीटर और बेस के बीच का जो ये जंक्शन है, ये जंक्शन फर्स्ट जंक्शन, इमीटर और बेस के बीच का जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड वाइस होता है और कलेक्टर और बेस के बीच का जंक्शन, ये वाला जंक्शन, ये सेकेंड जंक्शन, ये रिवर्स वाइस होता है, ये रखना है। तीसरी बात, इमीटर में बहने वाली करंट बेस करंट और कलेक्टर करंट के योग के बराबर होता है। ये तीन बात याद रखनी चाहिए। तो इमीटर पहला क्या है, इमीटर और बेस के बीच का जो जंक्शन है वह हमेशा फॉरवर्ड वाइस होता है
तथा कलेक्टर और बेस का बीच का जो जंक्शन है वह रिवर्स बायस होता है। इमीटर करंट बेस करंट और कलेक्टर करंट के योग के बराबर होता है। साथ ही साथ सर्किट में जो एरो की दिशा है, एरो की दिशा ही कन्वेंशनल करंट की दिशा होती है तथा इसके विपरीत दिशा इलेक्ट्रॉन की फ्लो की दिशा होती है। अब आगे देखते हैं। ट्रांजिस्टर का टर्मिनल वोल्टेज हम कैसे देखते हैं? टर्मिनल वोल्टेज इस फिगर में हम देखते हैं, ये कलेक्टर है, ये बेस है, ये इमीटर है। तो इमीटर बेस कलेक्टर है, तो इमीटर और बेस के बीच का जो वोल्टेज है, इस वोल्टेज को VBE से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये वोल्टेज बेस और इमीटर के बीच का वोल्टेज है, इसलिए VBE हुआ। साथ ही अब देखिए, इस बेस और कलेक्टर के बीच के वोल्टेज को VCB कहेंगे तथा कलेक्टर और इमीटर के बीच के वोल्टेज को VCE कहेंगे। ठीक है। ठीक उसी तरह से इसमें NPN में ये इमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। तो इस इमीटर और बेस के बीच का जो वोल्टेज है VBE कहलाया। कलेक्टर और इस बेस के बीच का वोल्टेज VCB और कलेक्टर और इमीटर के बीच के वोल्टेज को VCE कहते हैं। देखिए, इसको हम टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। तो टर्मिनल वोल्टेज 3 हो गया, बेस एंड इमीटर का वोल्टेज, कलेक्टर और बेस का वोल्टेज, कलेक्टर और इमीटर के बीच का वोल्टेज। अब देखिए, हम यहाँ पर PNP ट्रांजिस्टर का एक सर्किट बनाए हुए हैं जो कि ये दिखाई पड़ रहा है। तो बेस चूँकि ट्रांजिस्टर PNP है, ठीक है, PNP है, ये इमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। तो PNP में क्या हो जाए, इमीटर पॉजिटिव जुटेगा, इमीटर देखिए यहाँ पॉजिटिव से जुटा हुआ है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये कलेक्टर मोड नेगेटिव जुटा हुआ है। तो मोड नेगेटिव कहने का मतलब इधर जितना सेल की संख्या होगी, इससे सेल की संख्या इधर अधिक होगी। ठीक है। तो कलेक्टर और इमीटर के बीच का जो यहाँ पर सेल जुटा हुआ है, यहाँ जो टर्मिनल वोल्टेज है, इस वोल्टेज को VCC वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, कलेक्टर वोल्टेज। बेस और इमीटर के बीच का जो सोर्स इनपुट है, इसको VB कहते हैं। ये वोल्टेज है बेस और इमीटर के बीच। अब इस VB और बेस के बीच एक रेजिस्टेंस RB लगा हुआ है तथा वहाँ कलेक्टर और इस टर्मिनल वोल्टेज के बीच एक रेजिस्टेंस RC लगा हुआ है, जिसको कलेक्टर रेजिस्टेंस कहते हैं। अब देखिए, तो जो वोल्टेज इनपुट है, यह वोल्टेज VB कहलाया, लेकिन रेजिस्टेंस के बाद, इस रेजिस्टेंस के बाद बेस और इमीटर के बीच का जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज VBE कहलाया, इसके अनुसार से VBE कहलाया। फिर इस कलेक्टर टर्मिनल और इमीटर टर्मिनल के बीच का वोल्टेज ये VC कहलाया। ठीक है, और ये टर्मिनल, ये वोल्टेज VCC कहलाता है। रेजिस्टेंस के बाद टर्मिनल से और रेजिस्टेंस RC के बाद का जो टर्मिनल है वो प्लस इमीटर के टर्मिनल के बीच के वोल्टेज को VCC कहते हैं, और इधर बेस साइड में रेजिस्टेंस के पहले और इमीटर के बीच के वोल्टेज को VB कहते हैं। ठीक है। ठीक उसी तरह से NPN ट्रांजिस्टर में देखिए, ये इमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। तो यहाँ पर जो सोर्स वोल्टेज, जो इनपुट वोल्टेज जो है, ये VB का है, VB से नाम से जानते हैं, और बेस के पीछे RB रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है। तो रेजिस्टेंस के बाद वाले टर्मिनल, इस टर्मिनल के बीच और इस इमीटर के बीच के वोल्टेज को हम VB कहेंगे, पर इसके बाद कलेक्टर और इस इमीटर के बीच के वोल्टेज को VCE कहते हैं।
VCE कहते हैं। ठीक है, तो इस कलेक्टर और इस बेस के बीच के वोल्टेज को VCE, रेजिस्टेंस के पहले और रेजिस्टेंस के बाद इस टर्मिनल और इस इमीटर टर्मिनल के बीच के वोल्टेज को VCC वोल्टेज कहते हैं, और इस रेजिस्टेंस के पहले और इमीटर के बीच के वोल्टेज को हम VB कहते हैं। रेजिस्टेंस के बाद और इमीटर के बीच के वोल्टेज को VB, और इस रेजिस्टेंस के RC के पहले और इमीटर के बीच के वोल्टेज को VCE कहते हैं। ठीक है, तो ये मेरा टर्मिनल वोल्टेज था। ठीक है, अब ट्रांजिस्टर करंट के बारे में देखते हैं। ये ट्रांजिस्टर करंट मैंने यहाँ पर जो डायग्राम बनाया है ये कॉमन बेस के आधार पर बनाया है। तो कॉमन बेस है, बेस देखिएगा कॉमन है बेस। तो चूंकि ट्रांजिस्टर मैंने PNP लिया है, इस PNP ट्रांजिस्टर में बेस कहाँ से जुटेगा, इस निगेटिव टर्मिनल से जुटा हुआ है। ठीक है, बेस, और ये इमीटर पॉजिटिव जुटा हुआ है। चूँकि PNP है तो पॉजिटिव निगेटिव मोर नेगेटिव जुटना है। तो ये देखते हैं, ये पॉजिटिव से, ये नेगेटिव से, और कलेक्टर इधर मोर नेगेटिव जुटा हुआ है। अब देखिए, इस डायग्राम को देखने से पता चलता है कि इस इमीटर और बेस का वोल्टेज VB है, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पर है नहीं, तो VB वोल्टेज है, VB है, और कलेक्टर और बेस के बीच के वोल्टेज को VCB वोल्टेज है। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप मान लिया कि इस इमीटर से जाने वाली करंट IE प्रवाहित हो रही है। ठीक है, यहाँ पर ये जंक्शन है, एक जंक्शन, ये फर्स्ट जंक्शन है जो फॉरवर्ड वाइज है, और ये जंक्शन रिवर्स वाइज है। तो इमीटर करंट IE जो ही जंक्शन से पार करता है उसका कुछ भाग IB जो बेस होकर, जो बेस करंट कहलाती है, वो बेस होकर के वापस चली जाती है। ठीक है, ठीक है, और इस IE जो करंट है, यह करंट, इस करंट का कुछ भाग IB बेस होकर प्रवाहित हुआ, और जो रेस्ट बच गया वो करंट कलेक्टर की दिशा में आगे बढ़ जाती है, जिसको IC कहते हैं। तो IC का जो मान होता है वह IC का मान अल्फा DC इंटू IC के बराबर होता है। तो अल्फा DC एक अनुपात है, क्या अनुपात है, कलेक्टर करंट और इमीटर करंट के अनुपात को अल्फा DC कहते हैं, जिसको करंट गेन कहते हैं, अल्फा DC कहते हैं। क्या देखिए, ये जो कलेक्टर करंट है, ये करंट किसके बराबर होता है, इस इमीटर करंट को हम अल्फा DC से गुणा करते हैं तो कलेक्टर करंट होता है। और जब इमीटर मेरा ओपन हो, ये अगर इमीटर ओपन हो, ये सर्किट अगर ओपन हो, तो उस केस में कलेक्टर और बेस कलेक्टर और बेस के बीच प्रवाहित होने वाली करंट, जो लीकेज करंट है, उस करंट को ICBO कहते हैं। इसका मतलब हो गया करंट बिटवीन कलेक्टर एंड बेस व्हेन इमीटर इज ओपन। ICB को पढ़ने का जो तरीका है, तो किसका करंट है, करंट बिटवीन कलेक्टर एंड बेस व्हेन इमीटर इज ओपन। जब व्हेन इमीटर ओपन हो तो उस केस में करंट कलेक्टर और बेस के बीच जो चलेगा वो ICBO कहलाएगा।
तो ICBO का काफ़ी कम मान होता है जिसको इग्नोर कर दी जाती है। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, जो ICE का मान है, IC का जो मान है, IC मान जो है अल्फा DC इंटू IA प्लस ICBO के योग के बराबर होगा। तो टोटल जो करंट IC का मान होगा वो क्या होगा, अल्फा DC इंटू इमीटर करंट प्लस ICBO। चूँकि ICBO का मान काफ़ी कम है, नगण्य के बराबर, इसको इग्नोर कर दी जाती है। ठीक है, तो एक्चुअल में कलेक्टर करंट क्या हो गया, अल्फा DC इंटू IE इमीटर करंट। ठीक है, तो आई करंट क्या हुआ, आई इमीटर करंट इस बेस करंट और कलेक्टर करंट के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को यहाँ पर हमने सर्किट में दिखाया है कि जो इमीटर करंट है, इस इमीटर करंट का कुछ भाग बेस होकर प्रवाहित होती है जिसको बेस करंट IB कहते हैं, और IC का जो मान होता है, इस इमीटर करंट को हम अल्फा DC से गुना करते हैं तो वही मान IC कलेक्टर करंट का रहता है। तो कलेक्टर करंट इक्वल टू ये वाला IC इक्वल टू अल्फा DC इंटू IE, ये IC इक्वल टू बीटा DC इंटू B, ये कॉमन इमीटर के केस में होता है। ठीक है, अब देखिए, तो मुख्य रूप से मैंने क्या देखा, इमीटर करंट बेस करंट और कलेक्टर करंट के योग के बराबर होता है। बेस करंट का मान 0.5 से 4% होता है के बीच हो सकता है, और कलेक्टर करंट का मान 96 से 95.5% के बीच होता है। अल्फा DC क्या है, कॉमन बेस के केस में कॉमन बेस DC करंट गेन, कॉमन बेस DC करंट गेन को हम अल्फा DC कहते हैं, जो कि कलेक्टर करंट और इमीटर करंट के अनुपात के बराबर होता है। तो IC/IE इक्वल टू अल्फा DC। तो अल्फा DC जो है, अल्फा DC का मान एक्चुअल में काफ़ी कम होता है, वह 1 से कम होता है। तो वह मान जो है 0.96 to 0.995 के बीच में होता है अल्फा DC का मान। अब देखिए ICBO क्या था, कॉमन बेस के केस में कलेक्टर और बीच के बीच लीकेज करंट का मान था, जबकि इमीटर को ओपन रखी गई थी, इसीलिए लिखा गया है ICBO इक्वल टू बिटवीन कलेक्टर एंड बेस लीकेज करंट व्हेन इमीटर इज ओपन। ठीक उसी तरह से कॉमन इमीटर के केस में क्या हो जाएगा, ICEO करंट बिटवीन कलेक्टर एंड इमीटर, करंट बिटवीन कलेक्टर एंड इमीटर लीकेज करंट व्हेन बेस इज ओपन। यहाँ O जो है ओपन को रिप्रेजेंट करता है, और ICE जो है वो ICE कलेक्टर एंड इमीटर के बीच लीकेज करंट है। यह मान भी कम होता है, लेकिन ICBO से अधिक होता है। अब देखिए ICBO का जो मान है वह जर्मेन कॉमन बेस के केस में, कॉमन बेस कनेक्शन के बेस में जो सर्किट कॉन्फ़िगरेशन कॉमन बेस के लिए होगा, उस केस में ICBO का मान
जर्मेनियम सेमीकंडक्टर के लिए 2 माइक्रो एम्पियर से 5 माइक्रो एम्पियर के बीच होता है और सिलिकॉन सेमीकंडक्टर के लिए 0.1 माइक्रो एम्पियर से 1 माइक्रो एम्पियर के बीच होता है। फिर ICEO मतलब करंट बिटवीन कलेक्टर एंड इमीटर व्हेन बेस इज ओपन। तो इसका जो मान होता है वो कॉमन इमीटर के केस में हुआ, तो इसका मान जर्मेनियम के लिए फ्यू 100 माइक्रो एम्पियर अर्थात 500 माइक्रो एम्पियर के बराबर लगभग होता है और सिलिकॉन के लिए यह करीब करीब 20 माइक्रो एम्पियर के बराबर होता है, जो कि काफ़ी नगण्य है, इसको छोड़ी जा सकती है। तो प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि ICO वह काफ़ी बड़ा होता है ICBO से, और यह जैसे ICEO जो है जो बड़ा होता है वह 1 प्लस बीटा DC इंटू ICBO के बराबर होता है। अगर अल्फा DC का मान 0.98 हो तो ICO का मान 50 इंटू ICBO के लगभग बराबर होता है। अब देखिए कॉमन इमीटर के केस में हम देखते हैं। कॉमन इमीटर के केस में यहाँ इमीटर देखिए, ये इमीटर का कॉमन है, ठीक है। ट्रांजिस्टर NPN लिए हुए हैं। NPN ट्रांजिस्टर में कॉमन इमीटर केस में इमीटर कॉमन है। इमीटर और बेस के बीच वोल्टेज लगाई गई है जिसको VB कहेंगे, चूँकि रेजिस्टेंस है नहीं इसलिए यही वोल्टेज VB कहलाएगा। और कलेक्टर और इस इमीटर के बीच के वोल्टेज को VCE कहेंगे, चूँकि बीच में कलेक्टर के बीच में रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो ये VCE हुआ। अब देखिए बेस करंट जो है IB, ये बेस करंट जब इस फर्स्ट वाले जंक्शन पर आती है तो यह इमीटर की ओर प्रवाहित हो जाती है, ठीक है। अब देखिए कलेक्टर से जो करंट इस रास्ते से कलेक्टर से होकर जो करंट IC प्रवाहित होगी वह करंट किसके बराबर होता है? बीटा DC इंटू IB। इस IB में बहने वाली बेस में बहने वाली करंट को बीटा DC से गुणा करेंगे तो वह करंट IC के बराबर होता है। वो करंट प्रवाहित होता है क्या? कलेक्टर टू इमीटर। साथ ही साथ यहाँ पर ICEO मतलब इस कलेक्टर और इस इमीटर के बीच जो करंट लीकेज करंट प्रवाहित होगी कब? जब बेस मेरा ओपन हो। तो इस करंट को हम ICEO कहते हैं, मतलब करंट बिटवीन कलेक्टर एंड इमीटर व्हेन बेस इज ओपन। ये इस करंट का मान भी नगण्य होता है, इसको छोड़ी जा सकती है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो कलेक्टर करंट है वह एक्चुअल में करंट क्या है? बीटा DC इंटू IB प्लस ICEO के योग के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन चूंकि ये मान काफ़ी कम है, इसको छोड़ सकते हैं, इसलिए IC का मान जो है वह बीटा DC इंटू IB के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम इधर इस डायग्राम में हम सर्किट के अनुसार जोड़े हुए हैं। ये बेस है, ये कॉमन इमीटर है, ये कलेक्टर है। तो इमीटर और इसके बीच का जो वोल्टेज है VB हो गया, करंट IB प्रवाहित हो रही है, और इधर ये कलेक्टर जुटा हुआ है पॉजिटिव से, और इसका कॉमन वाला सिरा जो है निगेटिव जुटा हुआ है।
तो जो आईसी करंट, ये करंट जो आईसी प्रवाहित होगी, ये आईसी जो है इमीटर में जो जाएगी, वो आईसी होकर बहने वाली करंट बीटा डी सी इंटू आई बी इस करंट के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, और ये बेस से जो करंट जाएगी वो करंट भी इधर इमीटर से होकर पैदा होगी। तो मतलब हो गया कि इमीटर करंट में बेस करंट और कलेक्टर करंट दोनों करंट का योग होता है। अब देखिए, इस करंट ऑफ ट्रांजिस्टर के केस में कॉमन बेस हो, कॉमन इमीटर हो, दो चीज प्राप्त हुआ। कॉमन इमीटर, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर के केस में अगर इमीटर कॉमन हो तो उस केस में जो कॉमन बेस, कॉमन इमीटर डीसी करंट गेन अर्थात बीटा डीसी हमेशा कलेक्टर करंट और बेस करंट के अनुपात होता है। आईसी बटे आईबी के अनुपात को ही बीटा डीसी कहते हैं, और ये बीटा डीसी क्या कहलाता है? कॉमन इमीटर डीसी करंट गेन या बेस टू कलेक्टर करंट। ठीक है, मतलब बेस में जो चलने वाली करंट है उस करंट का कितना गुना करंट जो है कलेक्टर में चलती है, यही मीनिंग है बीटा डीसी का। बीटा डीसी का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है, जबकि अल्फा डीसी का मान हमेशा 1 से छोटा होता है। तो बीटा डीसी का मान लगभग 20 से 500 के बीच या 25 से 300 के बीच पाया जाता है। अब इस फॉर्मूला में अल्फा डीसी इक्वल टू आईसी बटे आईबी, मतलब इमीटर करंट की तुलना में कलेक्टर में कितना गुना करंट अधिक या कम चल रहा है। ठीक है, उसको अल्फा डीसी कहते हैं। इसी से आईसी इक्वल टू अल्फा डीसी इंटू आई हो गया। फिर कॉमन इमीटर के केस में बीटा डीसी, कलेक्टर करंट जो है बेस के सापेक्ष में कितना चल रहा है, मतलब आईसी बटे आईबी के अनुपात को बीटा डीसी कहते हैं, अर्थात आईसी इक्वल टू बीटा डीसी इंटू आईबी। अब इस दोनों फार्मूले से दोनों का रिलेशन, अगर अल्फा डीसी क्या हो गया आईसी बटे आई, बीटा डीसी क्या हो गया आईसी बटे आई बी। अगर अल्फा डीसी निकालना हो अल्फा डीसी इक्वल टू होता है बीटा डीसी बटे 1 प्लस बीटा डीसी, और बीटा डीसी बराबर होता है अल्फा डीसी बटे 1 माइनस अल्फा डीसी। चूँकि अल्फा डीसी का मान हमेशा 1 से छोटा होता है, इसलिए बीटा डीसी निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अल्फा डीसी बटे 1 माइनस अल्फा डीसी, और क्या कहते हैं अल्फा डीसी बराबर बीटा डीसी बटे 1 प्लस बीटा डीसी, ये फॉर्मूला है। इधर अगर दोनों को एक साथ कैलकुलेट कर दिया जाए तो एक रिलेशन ये प्राप्त होगा, जो कि 1 माइनस अल्फा डीसी इंटू 1 प्लस बीटा डीसी इक्वल टू 1 के बराबर होता है। ये रिलेशन था। आगे देखते हैं, अब पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग देखे ट्रांजिस्टर क्या है, ट्रांजिस्टर के टर्मिनल को इमीटर बेस कलेक्टर से कैसे याद रखना है। एनपीएन में और पीएनपी में एरो की दिशा हमेशा इमीटर और बेस के बीच में होता है। तो जो टर्मिनल पॉजिटिव होता है वह पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर एरो का चिन्ह होता है। तो इसको इस तरह से याद रखना चाहिए कि आई एम पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू बेस या विथ रिस्पेक्ट टू इमीटर।
ये पढ़े। फिर ट्रांजिस्टर का टर्मिनल वोल्टेज को देखें, इमीटर और बेस के बीच, इमीटर और कलेक्टर के बीच, कलेक्टर और इमीटर के बीच, उसका डायग्राम में भी देखें। फिर आपका जो है कि ट्रांजिस्टर का करंट